प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 4 के अंतर्गत भाग 8 लेते हुए जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, किन किन परिस्थितियों में एक साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है, फर्म से रिटायरमेंट जो है ले सकता है। तो जैसा कि अनुबंध में शर्तें लिखी गई है, किसी भी साझेदार की सेवानिवृत्ति की उसके अनुसार हो सकता है, या उस साझेदार की अन्य साझेदारों से किसी प्रकार की सहमति असहमति है, उसे लगता है कि अब वह व्यापार में कार्य नहीं कर सकता है, या अन्य साझेदारों को लगता है कि भाई राम जो है अब साझेदार जो है वो फर्म में नहीं रह पाएगा, तो सभी साझेदारों की सहमति से भी फर्म से रिटायरमेंट लिया जा सकता है। अन्यथा कोई साझेदार नोटिस देते हुए कि अब मैं फर्म का हिस्सा नहीं रहने वाला हूं, अब मैं साझेदार नहीं होने वाला हूं, वह फर्म से सेवानिवृत्ति ले सकता है। लिखा गया है, निम्नलिखित परिस्थितियों में एक साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है, और वो परिस्थितियां हैं, सभी साझेदारों की सहमति से अनुबंध की शर्तों के अनुसार। जैसा कि साझेदारी संलेख बनाया गया है उसके अंतर्गत जो शर्त लिखी गई है, माना कि राम जो साझेदार बना है वो 2 वर्षों के लिए बना है, तो जैसे ही 2 वर्ष जो है जो कार्य अवधि है उसकी जैसे ही समाप्त होती है, उसकी साझेदारी से स्वतः ही सेवानिवृत्ति होना तय है। तो जैसा कि अनुबंध की शर्तों में है। अथवा कोई साझेदार जो है अन्य साझेदारों को लीगल नोटिस देते हुए, एक लिखित नोटिस देते हुए कि अब मैं साझेदारी में हिस्सा नहीं हूं, वह फर्म से पृथक हो सकता है, सेवानिवृत्त हो सकता है। क्लियर है यहां तक? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय किए जाने वाले विभिन्न समायोजनों का वर्णन कीजिए। यानी राम, श्याम, मोहन में से माना कि मोहन सेवानिवृत्त हो रहा है, तो कौन कौन से समायोजन किए जाएंगे? जैसे ख्याति का समायोजन, संपत्ति दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, नया अनुपात, फायदे के अनुपात की गणना की जाना, इसके अलावा पूंजी का समायोजन, अवितरित लाभ हानि का समायोजन, ये सारे समायोजन दर्ज करने हैं। जैसे एक साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय निम्नलिखित समायोजन किए जाते हैं। पहला समायोजन लिखा गया है, नया लाभ अनुपात और अधिलाभ अनुपात का निर्धारण। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या परिवर्तन आए हैं? ख्याति संदर्भ में क्या व्यवहार किए जा सकते हैं? जो साझेदार सेवानिवृत्त होता है उसके हिस्से की ख्याति कितनी आएगी, उसका कैलकुलेशन। संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना, या जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको पुस्तकों में किस प्रकार से दर्ज करना है, ये दोनों पॉइंट अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा आ जाएगा लाभ और हानियों का वितरण, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, सेवानिवृत्त या मृत्यु की तिथि तक उसके लाभ और हानि के भाग का निर्धारण, या जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है उसमें सेवानिवृत्त साझेदार का हिस्सा कितना बनता है उसकी गणना करना। पूंजी का समायोजन, कई बार प्रश्न में यह कहा जाता है कि जो साझेदार सेवानिवृत्त होता है उसके पश्चात जितनी भी फर्म की पूंजी है वह लाभ हानि विभाजन अनुपात में होगी, तो उसके लिए अपन पूंजी का समायोजन करते हैं। ये अपने डिटेल में अध्ययन किया है, आगे जब न्यूमेरिकल प्रश्न लेंगे तब भी इस पर चर्चा जो है वो अवश्य होनी है। सेवानिवृत्त या मृत्यु होने वाले साझेदार को देय राशि का निपटान किस प्रकार से किया जाए, उसका हिस्सा कितना बनेगा, और भुगतान जो है वो किस विधि से किया जाएगा, एक मुश्त या किस्तों में भुगतान, इसकी बेसिक जानकारी हमने ली है और आगे प्रश्न भी आएंगे। तो ये क्या आ गया आपका, किसी भी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर जो समायोजन किए जा सकते हैं, ये आपके 8 पॉइंट जो है वो दिए गए हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला और अच्छा प्रश्न, त्याग का अनुपात और अधिलाभ, या हम कहते हैं फायदे के अनुपात में अंतर जो है अपने को स्पष्ट करना है। त्याग के अनुपात की गणना कब की जाती है? जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, और अधिलाभ या फायदे के अनुपात की गणना जब कोई साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त होता है अथवा किसी साझेदार की मृत्यु होती है। फॉर्मूला क्या है त्याग के अनुपात का? फॉर्मूला जो है वो है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात,
और आपके जो अधिलाभ का अनुपात है इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, नया माइनस पुराना अनुपात। अब हम बात करेंगे जो त्याग का अनुपात है वो ज्ञात किस लिए किया जाता है, तो जो साझेदार फर्म में एडमिशन लेता है उसके द्वारा लाई गई ख्याति शेष साझेदारों में किस अनुपात में वितरित की जाए, त्याग के अनुपात में, इसीलिए त्याग का अनुपात ज्ञात करते हैं। और जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है या जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है उसे दी गई ख्याति में हिस्सा शेष साझेदारों द्वारा कौन से अनुपात में वहन किया जाएगा, फायदे के अनुपात में, अधिलाभ के अनुपात में। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी गणना जो है वो करते हैं। ये 3 पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। पहला, त्याग के अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश पर, फायदा या अधिलाभ की गणना किसी साझेदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर। त्याग का अनुपात पुराना माइनस नया, अधिलाभ या फायदा यानी नया माइनस पुराना अनुपात। और त्याग का अनुपात नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति, अधिलाभ या फायदे का अनुपात जो भी साझेदार सेवानिवृत्त या मृत्यु होती है उसे देय ख्याति में हिस्सा जो है वो आपका अधिलाभ या फायदे के अनुपात में होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी साझेदार के सेवानिवृत्त या मृत्यु के समय फर्म को अपनी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और कहा गया है दायित्वों के दोबारा निर्धारण की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, जब भी साझेदार एडमिशन लेता है या किसी साझेदार की मृत्यु होती है अथवा किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति होती है, हो सकता है उस दिन चिट्ठे में, बैलेंस शीट में संपत्तियां जिन मूल्यों पर दर्ज की गई है वास्तविक मूल्य उनसे भिन्न हो, यानी कि संपत्ति अधिक मूल्य पर दर्ज हो सकती है, कम मूल्य पर दर्ज हो सकती है। इसी प्रकार दायित्व भी कम या अधिक मूल्य पर प्रदर्शित हो सकता है, तो उन्हें वास्तविक मूल्य पर लाना जरूरी है, इसलिए इनका रिवैल्यूएशन किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो आपकी अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटीज है, जो गैर अभिलेखित संपत्तियां और दायित्व है, उन्हें भी पुस्तकों में दर्ज करना होता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, उनका रिवैल्यूएशन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वो तैयार किया जाता है। देखिए, साझेदार की सेवानिवृत्ति, मृत्यु पर कुछ परिसंपत्तियां ऐसी हो सकती है जिन्हें उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं दर्शाया जाता। इसी प्रकार कुछ दायित्वों के मूल्य तथा फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल्यों में अंतर होता है। इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, जो गैर अभिलेखित संपत्तियां होती है जिनको पुस्तकों में लाए जाने की आवश्यकता है, हमें क्या करना होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते को परिसंपत्तियों, दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन करने तथा गैर अभिलेखित मदों को फर्म की पुस्तकों में ला करके अधिलाभ यानी इससे लाभ कितना होता है या हानि जो है वो कितनी होती है उसकी गणना के लिए तैयार किया जाता है। और जितना भी लाभ और हानि इससे निकल करके आएगा, साझेदारों के अंतर्गत उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित किया जाएगा। इसे सभी साझेदारों के, जिसमें सेवानिवृत्त साझेदार या मृतक साझेदार भी शामिल है, उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। यानी संपत्ति और दायित्वों का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना, हो सकता है पहले कम या ज़्यादा पर हो। और जो गैर अभिलेखित संपत्ति दायित्व है, इनको पुस्तकों में लेकर के आना, ये अपना मेन मोटिव रहेगा पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का। और पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ होगा, जो हानि होगी, वो साझेदारों के अंतर्गत उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, सेवानिवृत्त मृत साझेदार फर्म की ख्याति में उसका भाग पाने का अधिकारी क्यों होता है। यानी राम, श्याम, मोहन, अगर मोहन सेवानिवृत्त होता है या मोहन की मृत्यु होती है तो फर्म की गुडविल में मोहन को हिस्सा क्यों दिया जाए। भाई, ख्याति और प्रसिद्धि क्या होता है, लगातार हम व्यापार का संचालन कर रहे हैं, हमने उतार चढ़ाव देखे हैं, हमने मार्केट की स्थिति की जानकारी ली है, कस्टमर किस प्रकार से चाहते हैं, हमने एक प्रसिद्धि तैयार की है। हम मतलब राम, श्याम और मोहन। अब मोहन अगर सेवानिवृत्त होता है तो क्या उस प्रसिद्धि, उस ख्याति में मोहन को हिस्सा नहीं दिया जाए? बिल्कुल दिया जाएगा। शेष साझेदार उसे
उनके गेनिंग रेशियो फायदा या अधिलाभ के अनुपात में वहन करेंगे। किस प्रकार, देखिए, सेवानिवृत्त या मृत साझेदार ख्याति के भाग को, जो कि विद्यमान साझेदारों के सामूहिक प्रयत्नों का फल होता है, सभी ने मिलकर के व्यापार में काम किया है, पाने का अधिकारी है। इसलिए किसी साझेदार के सेवानिवृत्त या मृत्यु के समय साझेदारों के मध्य ख्याति का जो मूल्यांकन है, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वो क्या किया जाएगा, समझौते की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। और उस ख्याति में जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है या जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है, उसका हिस्सा शेष साझेदारों द्वारा फायदा या अधिलाभ के अनुपात में वहन किया जाएगा। तो लघुत्तरीय प्रश्न के सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।